नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे, जो एक हमारे राष्ट्रपिता हैं, जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के प्रेमी थे, जो देश के लिए नहीं अपितु दक्षिण अफ्रीका के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। आज उनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में निश्चित रूप से हम आप काफी कम जानते हैं। लेकिन इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर में कृत्रिम मंदिर है। जी हाँ, पोरबंदर में एक कृत्रिम मंदिर है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जहाँ पे आज भी इनसे जुड़ी जो भी इनकी यादें थी उसको सहेज करके रखा गया है। उसको एक संग्रहालय का रूप दिया गया है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, उसको देखते हैं, गांधी जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि गांधी जी का जीवन कैसा रहा। देखिए, गांधी जी पोरबंदर में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं, गांधी जी का जीवन का शुरुआत की केवल 6-7 साल तक गांधी जी पोरबंदर में रहे हैं। गांधी जी बेसिकली पोरबंदर के रहने वाले भी नहीं थे। देखिए, गांधी जी का जो परिवार था, पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर कुटियान नामक एक ग्राम था, जहां से इनकी फैमिली रहती थी। वहां से ये लोग आते हैं और पोरबंदर में रह जाते हैं। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जिसे लोग काबा गांधी के नाम से जानते थे। इनकी जो दादा थे, इनके दादा वहीं के दीवान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। इनकी माँ और इनके बाबा इनको प्यार से मोहनिया नाम से पुकारते थे। जी हाँ, मोहनिया। जैसे हमारे आपके घर में सभी लोगों के घर में लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार से अलग अलग नाम से पुकारते हैं, इसी तरह से गांधी जी को भी अलग अलग नाम से लोग पुकारा करते थे। गांधी जी की जो प्राइमरी की जो पढ़ाई है, बेसिकली हम कर सकते हैं, उसमें तो केजी चलता नहीं था, जो 1 से 2 कर सकते हैं, वो जो पढ़ाई था पोरबंदर में हुआ था। लेकिन जब 6 से 7 साल गुजर जाता है तो वहां से इनके पिता का ट्रांसफर हो जाता है राजकोट में। तो ये लोग आकर के राजकोट में रहना शुरू कर देते हैं। राजकोट में इनकी पढ़ाई आरंभ हो जाती है। कहा जाता है इनकी जन्मभूमि है पोरबंदर और इनका जो संस्कार भूमि है वो रहा है राजकोट। फिर 13 साल की आयु में इनको दोबारा पोरबंदर आने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन यह जो अवसर था, यह आम अवसर नहीं था। जी हाँ, उस समय इनको शादी के उद्देश्य से शादी के लिए इनको बुलाया जाता है और 14 साल की अल्प आयु में इनकी शादी कर दिया जाता है। दोस्तों, उस समय बाल विवाह आम बात हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी के साथ, लगभग हर व्यक्ति के साथ, जो लोग उस दशक में रहे होंगे, सबके साथ ऐसा रहा होगा। गांधी जी की जो प्रारंभिक जो पढ़ाई है आपका राजकोट के साथ मुंबई में भी हुआ है। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि गांधी जी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हुआ भी करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, गांधी जी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हुआ करते थे। गांधी जी को फास्ट बॉलिंग करना बहुत पसंद था। गांधी जी अपने स्कूल में जब बॉलिंग किया करते थे तो अच्छा खासा इनको तारीफ मिला करता था। इवन कह सकते हैं कि यह अपने बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। इनको बचपन से ही साफ सफाई का बहुत पसंद था। ये जहाँ रहते थे वहां सफाई के साथ रहते थे और दूसरों को भी को प्रोत्साहित करते थे कि सफाई से रहिए और अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखिए। गांधी जी तो वैसे वैष्णव समाज के उपासक थे, लेकिन ये सभी धर्मों को प्राय समान रूप से सम्मान देते थे, सभी को मानते थे और जितना अपने धर्म को सम्मान देते थे, अपने धर्म में आस्था रखते थे, ऐसे ही सभी धर्मों में इनकी आस्था हुआ करता था। अब आते हैं गांधी जी के बारे में। एक ऐसे हम घटना के बारे में जानेंगे जिससे इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ जाता है। देखिए, गांधी जी 1 जून 1891 को में इंग्लैंड में, वो भी लंदन में, इन्होंने बार की परीक्षा पास किया। परीक्षा पास करने के बाद इस उद्देश्य के साथ भारत आते हैं कि आएंगे, यहाँ पे वकालत करेंगे और वकालत में अपने कैरियर को या अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वकालत में काफी चलते नहीं है, राजकोट में, मुंबई में यह प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यह इनका मन संतुष्ट नहीं रहता है। उसके बाद यह उस वकालत से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, जैसे तैसे इनका जीवन चलता है, काफी परेशान रहते हैं। कह सकते हैं 1891 से लेकर 1893 तक इनकी जो माली हालत थी काफी खस्ता हाल हो चुकी थी, इवन ये परेशान हो चुके थे।
उस समय की बात है कि साउथ अफ्रीका में डरबन नामक एक शहर में एक गुजराती व्यापारी रहा करता था। वो वहां पे व्यापार करता था, तो उसका एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी हो जाता है। एक्चुअल में जो व्यापारी रहता है, तो जो यहाँ का व्यापारी रहता है उसका नाम रहता है दादा अब्दुल्ला, गुजराती। तो इनको धोखा दिया रहता है, तो यह केस कर देते हैं। लेकिन इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो कागज रहते हैं, वो सारा कागज रहता है गुजराती भाषा में। इन्होंने जो वकील हायर किए रहते हैं, वो वकील गुजराती जानता नहीं है, हिंदी जानता नहीं है, और जो केस की सुनवाई होता है वो आपका इंग्लिश में ही होता है। देखिए दोस्तों, उस समय क्या था, भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। वहां पे नस्लवाद, जातिवाद, रंगवाद काफी वृहद रूप में फैला था। तो दादा अब्दुल्ला को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो गुजराती बहुत अच्छा जानता हो, अंग्रेजी जानता हो, साथ ही साथ वह कानून के बारे में जानता हो। उस समय वह गांधी जी के बारे में सुनता है, तो गांधी जी के बारे में सुनता है और गांधी जी को वह रख लेता है। और गांधी जी को भी इस काम की तलाश थी, क्योंकि गांधी जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ में लिखते हैं कि मुझे बचपन से ही खेलना घूमना बहुत पसंद था। मैं यहाँ वहाँ जाना बहुत पसंद करता था। मुझे नई नई चीजें सीखने का बहुत मेरी ललक रहती थी। तो मुझे ये जो अवसर मिला, जो मुझे केस लड़ने का अवसर मिला, मेरे भाई के थ्रू मिला, बड़े भाई के थ्रू मिला। मैं अपने बड़े भाई का बहुत मान सम्मान करता था, मैं इनको अपने पिता की तरह मानता था। अब देखिए, अब समय आ जाता है कि गांधी जी को डरबन जाना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका। लेकिन इनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था और उनके लिए इनको खोने के लिए भी कुछ नहीं था। तो दादा अब्दुल्ला वहां से इनको पैसा करके, उसके बाद जो 1 साल की इनकी फी होती है उसके साथ एग्रीमेंट करके इनको बुलाते हैं। वैसे देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं मात्र केवल 1 साल के लिए, जाते तो हाँ 1 साल के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हर एक वकील की तरह ये भी पूरा तैयारी के साथ पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका में। वहां जाते हैं, वहां जाना इनके लिए जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाता है। देखिए, यह काफी उत्साहित रहते हैं जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो इनके अंदर काफी खुशी रहता है, काफी उत्साहित रहता है कि हम नए नए कुछ चीज जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का इनका जो अनुभव है काफी कड़वा रहा। दक्षिण अफ्रीका जाते ही करीब 1 सप्ताह के अंदर ही इनको ऐसे से अनुभव मिल चुका था कि इनको अंदर से अंदर झकझोर दिया था। जब मार्केट में जाते थे, बाजारों में जाते थे, उनके वहां पर भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। जब किसी होटलों में जाते थे या किसी सराय घर में जाते थे, वहां पर भी इनके साथ ऐसा होता था। तो ये काफी परेशान रहते थे। अब इसी तरह एक घटना इनके साथ घटती है। एक बार इनको केस के सिलसिला में से डरबन से प्रिटोरिया जाना रहता है। केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया जाना रहता है। यह फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं। फर्स्ट क्लास का टिकट उस समय उस फर्स्ट क्लास टिकट से लगभग केवल अंग्रेज ही यात्रा करते थे। देखिए, अंग्रेज जो हुआ करते थे वो अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं, और आई थिंक अभी भी उनकी यही सोच है। तो वे कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी साला व्यक्ति, कोई भी इंडियन हमारे समझ बैठे। तो उस उनकी सीट के पास ही एक अंग्रेज बैठा था जो इसका विरोध करता है कि भाई आप यहाँ से हटो, यहाँ से जाइए। तो गांधी जी बताते हैं कि देखिए, मेरे पास भी टिकट है तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन वह उसको यह बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे मेरे समक्ष एक काला आदमी, एक सांवला आदमी, एक भारतीय कैसे मेरे साथ बैठ सकता है। इसलिए वह टीटी कलेक्टर को भी इसलिए सूचित करता है, शिकायत करता है। टीटी कलेक्टर भी गांधी जी से कहते हैं भाई आप हटो। फिर आखिरी में होता है कि टीटी कलेक्टर इंस्पेक्टर को बुलाता है। ये तीनों लोग मिलकर के गांधी जी को पूरा सामान के साथ डरबन से प्रिटोरिया के बीच एक स्टेशन आता है, सेंट पीटर्समैरिजबर्ग। उस स्टेशन पे रात के 10:30 बजे इनकी पूरी सामान के साथ स्टेशन पे फेंक दिया जाता है। काफी अंधेरा रहता है और गांधी जी जब स्टेशन पे गिरते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद पूरी रात काफी ठंड रहती है। तो कोई अंग्रेजी या कोई भी व्यक्ति उनको वेटिंग हॉल में रोक देता है। गांधी जी जब होश में आते हैं तो उनके देखते हैं मेरा
कोई सामान नहीं है, काफी दुखी हो जाते हैं। अब ये समझ नहीं पाते इनको ये करें तो क्या करें। ये सोचते हैं कि क्यों ना भारत वापस चला जाए। फिर मेरे मन में यह बात आती है कि जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, इस उद्देश्य को बिना पूरा किए कैसे जाया जा सकता है। फिर सुबह होकर के यह दादा अब्दुल्ला को इसके बारे में खबर देते हैं और रेलवे महाप्रबंधक को एक खत लिखते हैं और पूरी घटना के बारे में सूचित करते हैं। जब ये सूचना दादा अब्दुल्ला को मिलता है तो दादा अब्दुल्ला एक्टिव हो जाता है, अपने समर्थक के साथ गांधी जी की सुरक्षा का प्रबंध करता है कि गांधी जी जहां जा रहे हैं वहां पे उनको सुरक्षा दिया जाए। रेलवे प्रबंधक से गांधी जी को शिकायत तो करते हैं, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है और न ही इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है। अब देखिए, जब यह बात वहां पे रहने वाले समस्त भारतीयों को पता चलता है कि गांधी जी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है, तो सभी लोग गांधी जी का आते हैं, हालचाल लेते हैं और अपना अपना अनुभव साझा करते हैं और लोग बताते हैं कि कैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में करीब 50 साल से ज्यादा उस समय भारतीय रहा करते थे, जो खदानों में, बागीचों में, विभिन्न विभिन्न उद्योगों में काम करते थे। उस समय यह था कि अंग्रेज जहां जहां पे शासन करते थे दुनिया के जिस जिस देश में, वहां पे लगभग भारतीयों को एक मजदूर बना करके वहां भेजते थे मजदूर कराने के लिए। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीयों की संख्या ठीक ठाक थी। दक्षिण अफ्रीका में उस समय भारत करीब 5,000 से ज्यादा भारतीय वहां पे व्यापारी हुआ करते थे। तो कैसे लोग बताते हैं कि हम जाते हैं बाजार में तो हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है, हमको होटलों में रूम नहीं दिया जाता है, या हमारे पास इतना अधिकार नहीं है कि हम जाएं और रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट से प्रवेश कर पाए। तो ऐसे ऐसे इनके साथ भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। फिर उसी रात गांधी जी फैसला करते हैं कि हमको तो जाना है प्रिटोरिया और हम जाएंगे। तो वो प्रिटोरिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये यात्रा अभी भी उतना आसान नहीं था। प्रिटोरिया पहुंचते नहीं है कि रास्ते में दोबारा पुनः अंग्रेज इनकी पिटाई कर देते हैं। इनका काफी विरोध किया जाता है, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है। गांधी जी काफी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद भी गांधी जी प्रिटोरिया पहुंचते हैं, जहाँ पे केस की सुनवाई होती है और फाइनली गांधी जी केस में जीत जाते हैं और दादा अब्दुल्ला की जीत होती है। अब धीरे धीरे 1 साल का समय गुजर चुका था। गांधी जी तो आए थे 1 ही साल के लिए। गांधी जी यहाँ पे 1 साल में भारतीयों की स्थिति देख चुके थे कि इस देश में भारतीयों की स्थिति क्या है, किस तरह से भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाया जाता है, किस तरह से व्यय किया जाता है, किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन यह इस उद्देश्य के साथ यहाँ नहीं आए थे कि यहाँ पे इनको भारतीयों के लिए कुछ करना है। अब समय आ चुका था कि यह दक्षिण अफ्रीका से अब विदाई इनको लिया जाए। अब क्या होता है, दादा अब्दुल्ला और इनके समर्थक और जो भी वहां पे भारतीय थे एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि गांधी जी को विदाई का एक कह सकते हैं पार्टी देना। तो वहां पे लोग इनके विदाई समारोह में कार्यक्रम करते हैं। तो जहां पे गांधी जी एक पत्रिका पाते हैं, पत्रिका में लिखा होता है कि कैसे यहाँ का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, एक विधेयक लाने वाली है, जिस विधेयक में भारतीयों से जो भारतीय हैं उनसे वोटिंग अधिकार ले लिया जाएगा। वोटिंग अधिकार लेने की बात उस विधेयक में बात किया गया था और जो भी भारतीयों को जो भी राइट्स दिए गए थे उसको कम करने का अधिकार दिया गया था। गांधी जी इसको पढ़ते हैं और समारोह में सबके समझ रखते हैं कि देखिए एक विधेयक हमारे पास ना हमारे बीच आने वाला है जो हम भारतीयों के खिलाफ है, हमको वोटिंग से हटा दिया जाएगा और हमारा जो भी अधिकार है उसको कम कर दिया जाएगा। और समारोह में गांधी जी लोगों से अपील करते हैं कि आप जो भी भारतीय हैं आपको इस बिल का विरोध करना चाहिए। आप इस बिल का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ आजादी से रह सकते हैं और आपको अधिकार प्राप्त होगा। तो सर्वसम्मत से लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और मान जाते हैं। लेकिन जो भारतीय थे उनके लिए एक समस्या था। दिक्कत यह था उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो अपनी बातों को रख पाए। तो लोग गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आप रुक जाइए और आप हमारे लिए लड़िए। और आखिरी में गांधी जी स्वीकार कर लेते हैं और दोबारा दक्षिण अफ्रीका में रहने का
संतुष्टि दे देते हैं। अब देख क्या होता है, गांधी जी उसी रात एक एप्लीकेशन दायर करते हैं जिसमें विधानसभा के समक्ष यह दायर करना था, यह मुद्दा उठाना था कि आप हमें अवसर दीजिए हमको अपनी बात रखने का। जो स्थानीय सरकार है उसके पास भी अपना एक खत लिखते हैं कि ये जो कार्रवाई, ये जो कानून लाया जाए, इसके ऊपर एक विचार विमर्श किया जाए। लेकिन इसमें इनको सफलता तो नहीं मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी इसके पीछे भी सफलता मिल जाती है। देखिए, यह विधेयक तो आ जाता है, लेकिन इससे जो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय हैं, इससे एकजुटता इनके अंदर आ जाती है। ये एकजुट हो जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि हमारे पास पावर क्या है। एक्चुअल में जो भारतीय थे उसमें असंगठित हुआ करते थे। तो जब यह केस चला तो उस समय पूरे समस्त दक्षिण अफ्रीका में न्यूज चैनलों पे, न्यूजों पे यह छाया रहता था। तो जो भी भारतीय थे इसके साथ जुड़े, अपना विचार विमर्श रखे। अब ये धीरे धीरे एक संगठन का रूप ले लिया था। जो भारतीय थे एक संगठन का रूप ले लिए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, इसी आंदोलन के क्रम में 22 अगस्त 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। इसी क्रम में 22 अगस्त 1894 में नेटल अफ्रीकन कांग्रेस की नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया जाता है, जिसके में करीब 50,000 से ज्यादा इसके सदस्य रहते थे। और इसके जो प्रमुख जो लीडर हुआ करते थे वो महात्मा गांधी जी हुआ करते थे। फिर गांधी जी 1903 में इंडियन ओपिनियन करके एक पत्रिका जारी करते हैं, रिलीज करते हैं, जिस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य यह रहता है कि दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और भारत में भारतीयों की दुर्दशा के बारे में बताना था। एक्चुअल में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा काफी ही खराब थी। तो इस पत्रिका का यह उद्देश्य था कि तीनों देशों में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्रिटेन में और भारत में, भारत की स्थितियों के बारे में बताना था और उन लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। फिर गांधी जी 1889 के आसपास 1000 नेटल भारतीयों के साथ मिलकर के एक एम्बुलेंस कोर बनाते हैं, जिसका उद्देश्य यह रहता है कि जो भारतीय होते हैं उनके लिए कार्य करना होता है। फिर नवंबर 1907 में गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, 1907 में गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए किया गया अहिंसात्मक कार्य। फिर गांधी जी को 1908 में पहली बार जेल जाना पड़ जाता है, वो भी केवल 2 महीना के लिए। फिर रिलीज होते हैं। फिर 1909 में गांधी जी को दोबारा 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ जाता है। उसके बाद ब्रिटेन सरकार एक कानून लाती है। कानून यह रहता है कि जो व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में ईसाई धर्म के अनुसार शादी नहीं की रहेंगे, उनकी शादी को खारिज कर दिया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से शादी किया रहेगा, उस विवाह को खारिज कर दिया जाएगा, उसको स्थानीय सरकार मानेगी नहीं। तो इस बिल का भी, इस कानून का भी गांधी जी बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। सभी जगह इसका धरना प्रदर्शन किया जाता है। यह विरोध काफी हानिकारक था, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। ये ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने का एक बहुत बड़ा तरीका था। फिर 1913 आता है, जहाँ पे भारतीय राहत विधेयक पारित किया जाता है। करीब 8 साल की लड़ाई करने के बाद यह विधेयक पारित होता है और सत्याग्रह की जीत होती है। और उसके बाद गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह खत्म होता है। गांधी जी आए तो थे यहाँ पे 1 साल के लिए, लेकिन देखते देखते गांधी जी यहाँ 21 साल रह जाते हैं। और फिर वो समय आता है दिसंबर 1914 आता है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा समाप्त करते हैं और उसके बाद भारत आ जाते हैं। इसी के साथ गांधी जी की एक यात्रा पोरबंदर से लेकर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।